नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है द हिंदू से लिया गया है, जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात करता है। इस वर्चुअल वर्ल्ड में हम पूरे वर्चुअल वर्ल्ड की ओर बढ़ चुके हैं। एक अलग ही प्रकार की एक क्रांति है वर्चुअल वर्ल्ड की। तो यहाँ पर हमारे डेटा की सुरक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कई देशों में पहले ही पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आ चुका है, लेकिन हमारे देश में ये अभी तक नहीं आया हुआ है। तो इसी बिल पर चर्चा करते हैं कि ये बिल किस प्रकार का है, क्या सुधार की आवश्यकता है और क्या चीज़ें होनी इस बिल में ज़रूरी है। और अभी तक जो हमारा पूरा लीगल रिजीम है वो डेटा प्रोटेक्शन के बारे में क्या कहता है, अभी एग्जिस्टिंग लॉ कौन सा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद में जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है ये बात कर रहा है लॉकडाउन के बारे में। तो कोरोना की सेकेंड वेव जो है वो आ चुकी है। बहुत से राज्यों में पार्शियल लॉकडाउन लग चुका है, आंशिक लॉकडाउन लग गया है और संपूर्ण लॉकडाउन की भी बात की जा रही है। तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में जो अंत में होता है न्यूज इन फ्लैश, जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले प्रोजेक्ट मैवरिक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। क्लैट के लिए और जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है उनके लिए ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है। केवल 100 रुपए की राशि में ये कोर्स अवेलेबल है। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं कि EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के संबंध में से निम्न में से क्या सही है। आपको ऑप्शन ए है, ये ऐसी सीमा होती है जो 200 नॉटिकल माइल्स जो है बेस लाइन से होती है। ऑप्शन बी है 300 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। ऑप्शन सी है 100 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन यहाँ पर समुद्र की बेस लाइन की बात की गई है। या ऑप्शन डी 1000 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो है ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है लोगों के डेटा सुरक्षा के बारे में, डेटा सिक्योरिटी के बारे में। तो ये किस प्रकार से मदद कर सकता है, इस पर एक टिप्पणी कीजिए। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, तो ये इतना महत्वपूर्ण कैसे है, समाचार में कैसे आया। हाल ही में समाचार आया, ये न्यूज़ आई कि मोबीक्विक ये एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है। जैसे पेटीएम होता है उसी प्रकार मोबीक्विक भी है। तो यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच की खबर यहाँ से आई है कि 9.9 करोड़ यूजर, करीब 10 करोड़ यूजर का डेटा जो है वो ब्रीच हुआ है, मतलब वो लीक हुआ है यहाँ पर बिना उनकी अनुमति के। तो यहाँ पर हमारे पास में कोई एग्जिस्टिंग डेटा प्रोटेक्शन रिजीम है कि नहीं, उसकी बात आती कि अगर ऐसा होता है तो हमारे पास में कानून कौन सा है। तो अगर अभी हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है केवल यही एक कानून है जो पर्टिकुलर डेटा या इससे संबंधित जो चीजें हैं उनके बारे में बात करता है। तो अपने आप में ये काफी नहीं है। इसी को देखते हुए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की तैयारी सरकार ने करी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जिस्टिंग रिजिम की बात करें तो यहाँ पे एंटिटीज कैन ओवरराइड द प्रोटेक्शन बाय टेकिंग यूजर्स कंसेंट टू प्रोसेस पर्सनल डेटा। तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट कंपनी है जैसे मोबीक्विक या अलग जो डिफरेंट कंपनीज है, यहाँ पर ये कंसेंट ले सकते हैं यूजर की और उसके बाद में ये जो प्रोसेस ऑफ पर्सनल डेटा रह सकता है उसको ओवरराइड आराम से, जो प्रोटेक्शन रहते हैं उससे आराम से ओवरराइड कर सकते हैं। मतलब आपसे सहमति ले ली, अब वो आपके डेटा के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक कमी हमारे अभी एग्जिस्टिंग रिजीम में है। उसके अलावा अभी का जो एग्जिस्टिंग रिजीम है, जो अभी के एग्जिस्टिंग कानून है, ये डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन वही डेटा प्राइवेसी के बारे में ये इतनी बात नहीं करते हैं। मतलब आपके डेटा सुरक्षा के बारे में तो ये जोर देते हैं, लेकिन जो आपके डेटा की निजता के बारे में ये बात नहीं करते हैं। उसके अलावा एंटिटीज हैव वीकर ऑब्लिगेशन, कि यहाँ पर जो एंटिटीज है उनके ऑब्लिगेशन नहीं है टू रिस्पेक्ट यूजर्स प्रेफरेंस इन हाउ
पर्सनल डेटा कैन बी यूज। तो हम सहमति दे देते हैं, हम सहमति इसलिए देते थे ठीक है कंपनी को हमसे रिलेट करने के लिए, हमसे कम्युनिकेट करने के लिए सहायता होगी, लेकिन अभी यहाँ पर ऑब्लिगेशन नहीं बनाया है एंटिटीज का, कंपनीज का, इन कॉर्पोरेट हाउसेस का कि ये यूजर का जो पर्सनल डेटा है वो किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोविजंस अंडर आईटी एक्ट एक्सक्लूड गवर्नमेंट एजेंसीज। तो अभी जो आईटी एक्ट है हमारे पास में उसमें गवर्नमेंट जो एजेंसीज है उसको एक्सक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पर केवल ये प्राइवेट एंटिटीज पे एप्लीकेबल, लेकिन गवर्नमेंट एंटिटीज एजेंसीज इससे बाहर है। उसके अलावा इनएडिक्वेट इन एड्रेसिंग रिस्क इमर्जिंग फ्रॉम न्यू डेवलपमेंट इन डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो है, इस प्रौद्योगिकी में, इस टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आ रहे हैं, हर दिन हर घंटे कुछ ना कुछ नए बदलाव आते हैं और ये अपने आप में बढ़ती जा रही है। लेकिन जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग रिजीम है ये इसको एड्रेस करने के लिए इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है, ये उतनी मात्रा में नहीं है कि इस सारे कंसर्न्स को एड्रेस कर सके। अब न्यू रिजीम की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव रहता है, जो सबसे लैंडमार्क जो चीज रहती है ये है पुट्टास्वामी जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसी को देखते हुए यहाँ पर जो जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमेटी जो है उसका गठन किया गया। उसके बाद में ही इन्होंने ड्राफ्ट एक खाका तैयार करा डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में, और इसी को देखते हुए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो है ये आया। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इज अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द ड्राफ्ट। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ का ही रिवाइज्ड वर्जन जो है ये बिल है। तो ये बिल जो है ये हमारे सदनों में आएगा, उसके बाद में पारित होगा। तो अभी अगर हम देखें तो ये चर्चा वाले फेस में ही है, जो कमेटी होती है पार्लियामेंट्री कमेटी उनके पास में चर्चा के लिए है। अब ये बिल की बात ये एक अच्छी है कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज जो है दोनों को अप्लाई होता है। तो ये आईटी एक्ट में जैसे हमको देखने को मिला गवर्नमेंट एजेंसीज के बाहर है, लेकिन इस बिल में गवर्नमेंट एजेंसीज को भी इस बिल के अंतर्गत लाया गया है, जो कि महत्वपूर्ण बात है। उसके अलावा एम्फेसिस डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, जैसे हमने पहले बात करी आईटी एक्ट में केवल डेटा सिक्योरिटी की बात की गई थी, निजता की बात नहीं करी गई थी, जो कि इस पर्टिकुलर बिल में एड्रेस किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर यूजर्स को भी ये राइट मिलता है कि वो खुद चुन सके कि उनका डेटा किस पर्टिकुलर चीज के लिए यूज किया जा रहा है। उसके अलावा क्रिएट्स एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, तो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है इसकी भी गठन करने की, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की गठन करने की बात की गई है। अब यहाँ पर आर्टिकल के अंत में एक चीज ये कही गई है कि देयर आर कंसर्न्स, कि वहां पर कुछ कंसर्न्स है कि रेगुलेटर जो रहेंगे ये कितने अपने आप में स्वतंत्र और प्रभावी रहेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण देखने वाली बात जरूर रहेगी। तो यहाँ पर जस्टिस BN कृष्णा जो है, जिन्होंने एक खाका तैयार करा था डेटा प्रोटेक्शन लॉ का, तो उन्होंने एक कथन कहा था कि शुरू में हमको ये ऐसा लग सकता है कि काफी ज्यादा टाइट है। जैसे हम कोई नया जूता शू खरीदते हैं, जब हम उसको स्टार्टिंग में पहनते हैं तो हमको थोड़ा टाइट लगता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन समय के साथ में वो हमारे पैर में कंफर्टेबल हो ही जाता है। उसी प्रकार का ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ रहेगा। चलिए दूसरे आर्टिकल के बारे में बात करते हैं कि लेसन फ्रॉम फर्स्ट लॉकडाउन की। पहला लॉकडाउन तो हमने देखा कि कितनी त्रासदी थी इसमें। अब हो सकता है कि देश में दूसरा लॉकडाउन भी लगे, क्योंकि देश में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव हमको देखने को मिल रही है। इसके चलते हुए कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लग गया है और कुछ राज्यों में फुल लॉकडाउन लगाने की भी बात की जा रही है। तो यहाँ पर लेसन लर्न फ्रॉम मैनेजिंग सेकेंड वेव, तो आप सेकेंड वेव आई है इसको कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पर कुछ शिक्षाएं लेने की आवश्यकता है। सबसे पहले बात की गई है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं इनका डेटा जो है, हमको अभी तक एक वर्ष में हमने जो एक शिक्षा ली कि हम इनका डेटा डिजिटल कर सकते थे, लेकिन हमने अभी तक नहीं करा। तो यहाँ पर इनके डेटा को डिजिटल करने के लिए एक एक्शन प्लान को लेकर आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ये डेटा जो है केवल ऐसा नहीं कि जब तक कोरोना चल रहा है कि हम मेंटेन करके रखें, इस डेटा को आपको बनाना चाहिए और हर 5 वर्षों में इसको अपडेट करते रहना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात इस आर्टिकल में कही गई है। उसके अलावा बताया गया है कि जो ऐसी स्कीम है जो कि पोर्टेबिलिटी ऑफ एंटाइटलमेंट्स जो है, सोशल सेफ्टी नेट्स नीड टू बी प्रायोरिटाइज्ड।
तो ऐसी स्कीम्स जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड है कि अगर आप प्रवासी मजदूर हैं तो दूसरे राज्य में भी जाते हैं तो आपको जो गवर्नमेंट की सुविधाएं है ये मिलती रहे, ऐसी जो स्कीम है जैसे कैश ट्रांसफ़र हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, उसके अलावा ट्रीटमेंट अगर आप कोई और प्लेस पे करना चाहते हो और किसी जगह पर अगर आप मूव कर गए हो वहाँ से करवाना चाहते हो, तो ऐसी जो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम है जो कि खासकर हमारी वर्नेबल सेक्शन के लिए बनी हुई है, जो हाशिए के तबके के लिए बनी हुई है, जो समाज के निचले तबके के लिए बनी हुई है, ये स्कीम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए अभी के समय पे कि कैसे जल्द से जल्द इसको लागू और प्रभावी बनाया जाए। उसके अलावा जो वर्क दिया जा रहा है, जो कार्य दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत, जो कि स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क दोनों को होता है, तो यहाँ पर उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा लोकल डिजिटल प्लेटफॉर्म आप बना सकते हैं इनके रजिस्ट्रेशन के लिए, और वर्कर्स जो कि वापस आए हैं पहले और अभी भी जो वापस लौट रहे हैं उनके नेटिव प्लेस पर, उनके जो जगह है, उनके जो राज्य है जहाँ से वो मूलतः बिलोंग करते हैं, उन राज्यों में यहाँ पर आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रजिस्टर बनाने की आवश्यकता है और वर्कर्स को जोड़ने की ज़रूरत है। उसके अलावा कुछ आंकड़े देखिए, आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो 6 राज्य है जो हमारे देश का रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ है उसको अकाउंट करते, तो 2/3 जो है रिवर्स माइग्रेशन हमको 6 राज्यों में देखने को मिला। ये 6 राज्य है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यूपी और पश्चिम बंगाल। फर्स्ट लॉकडाउन के बारे में करीब 2/3 जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, प्रवासी मजदूर जो लौटे वो इन्हीं राज्यों में लौटे, तो इन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपका 2/3 टारगेट जो है वो एक साथ ही यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा। उसके अलावा जो लोग लौटे हैं उसमें 38.6% जो लोग हैं अपने नेटिव प्लेस में मूल जगह पर आने के बाद में उनको कोई भी काम नहीं मिला है, तो अपने आप में ये भी एक चिंता का विषय हो जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कोरोना वायरस की जो पहली वेव थी उसके बाद में जो माइग्रेंट्स से प्रवासी मजदूर थे उनकी आय में 85% की गिरावट है। तो अपने आप में कितना ज़्यादा चिंताजनक विषय है इस आर्टिकल में ये आंकड़ों के माध्यम से हमें जानने को मिलता है। उसके अलावा केवल 12% प्रवासी मजदूर ऐसे हैं जिनको सब्सिडाइज पल्सेस जो दालें तिलहनें हैं ये मिली है, और केवल 7.7% जो लोग वापस लौटे थे उनके घर, जो प्रवासी मजदूर लौटे थे उनको मनरेगा के अंतर्गत कुछ काम मिल पाया है। उसके अलावा 1.4% ही मजदूर ऐसे हैं जिनके लिए स्किल अपग्रेडेशन के कार्य किए गए सरकार के द्वारा, या वो रजिस्टर हुए उनके नेटिव प्लेस में स्किल अपग्रेडेशन के लिए। तो अपने आप में फर्स्ट लॉकडाउन के बारे में बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा त्रासदी देखने को मिली। उसी को देखते हुए आप सेकेंड लॉकडाउन के लिए तैयारी कर सकते थे कि अगर आगे कोई ऐसी स्थिति आती है तो 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, स्थिति वापस वही आपके सामने आ गई हो और शायद इस बार जो स्थिति है वो और भयावह भी हो सकती है। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार, राज्य और केंद्र सरकार दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर इनके लिए जो भी इश्यूज हैं इनके एड्रेस करें और प्रायोरिटाइज करें अपने वर्क को। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। त्रिपुरा में करीब 30% अनएम्प्लॉयमेंट जो है मार्च 2020 में देखने को मिला। हरियाणा में वही 25% से ज़्यादा है। सिक्किम में करीब 23.6% है। उत्तराखंड और हिमाचल में 19 और 18% ये क्रमशः है। दिल्ली में 17% है। जम्मू कश्मीर, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 10% से ज़्यादा बेरोजगारी दर देखने को मिल रहा है। चलिए न्यूज़ इन फ्लैश पर आते हैं। तो 60th एनिवर्सरी है यूरी गैगरिन की। कौन है यूरी गैगरिन? तो यूरी गैगरिन जो है रशिया से बिलोंग करती हैं। इनकी 60वीं यहाँ पर एनिवर्सरी है। तो ये पहली कॉस्मोनॉट थी जिसने फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट टू स्पेस में पहले मनुष्य का इनको दर्जा प्राप्त है। तो यूरी गैगरिन जो है ये एब्रॉड स्पेसक्राफ्ट वोस्टॉक 1 से यहाँ पर फ्लाइट टू स्पेस जो गई थी, जो स्पेस में पहली फ्लाइट गई थी उसमें ये थी। तो यहाँ पर द फ्लाइट लास्टेड फॉर 108 मिनट। तो 108 मिनट की ये फ्लाइट थी जिसने अर्थ का चक्कर लगाया था और फिर वापस ये अपनी होम सॉइल पर, अपनी मातृभूमि पर वापस आ गई थी। तो इसी दिवस को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में
बनाया जाता है। ये जो एडॉप्शन है इस दिवस का, ये यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2011 में एडॉप्ट किया गया। तो चलिए, हमारा विश्लेषण आज का यही समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।